नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी संस्थाओं पे जो कि भारत की रीढ़ है, द बैकबोन्स ऑफ इंडिया, जो भारत को मजबूत, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में, जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त राष्ट्र हो, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे बड़े व्यापारी वर्ग हैं जिन्हें बिजनेस टाइकून कहा जा सकता है। हमारे कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिनका नाम हमेशा कुछ करप्शंस में आता रहा है, या ऐसे किसी भी सामान्य व्यक्ति की बात कर ले जिनका नाम करप्शंस में आता रहा है। उन सभी के बारे में, उन पर शिकंजा कसने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा। भारत की यही संस्थाएं भारत को विदेशों में मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में दिखाती हैं। हालांकि अभी भारत हमारा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत या कोई भी देश विश्व का कभी भी पूर्ण रूप से करप्शन लेस नहीं हो सकता। वहाँ चीज़ें रही जाती हैं, और इसे ऐसे समझा जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ें कम की जा सकती हैं, समाप्त नहीं की जा सकती। इन्हीं संस्थाओं के रोल पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में चीज़ें हो जाएं। अगर एक वीडियो में सारी चीज़ों को समाहित करना अगर थोड़ा सा कठिन होता है, तो एक श्रृंखला सी इसके लिए शुरू करेंगे, जो कि 3 या 4 वीडियोस की एक श्रृंखला होगी, जिनमें कि सभी प्रकार के जो ऐसी संस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली जाएंगी। और उसके बाद एक और कोई चीज़ें ऐसे देख लेंगे जिनमें कि सभी प्रकार के आयोग और बाकी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज जो बात करने वाले हैं वो संस्था जो पहली है उसे कहते हैं ईडी, या इसे कहते हैं हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जैसा कि आज इसकी भूमिका दिखती है वो बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। इसके कुछ पूर्ववर्ती स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। देखिए, भारत सरकार ने 2 एक्ट पारित किए। एक था फेरा, दूसरा था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा जो एक था फेरा और दूसरा है फेमा। जो फेरा है वो 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे आगे चल के 1973 में अमेंड भी कर दिया गया। फेमा जो कानून है यह लाया गया 1999 में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग अथॉरिटी, और जो फेमा है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन दोनों संस्थाओं ने अपने अपने कार्य को संपादित किए, लेकिन 1 मई 1956 ये ऐसा दिन था जिसने इन दोनों संस्थाओं को मोस्टली समाहित कर लिया और बना ईडी, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दरअसल आज जो वर्तमान में ईडी संस्था है वह इसी दोनों कानून से अपनी शक्ति को ग्रहण करता है और चीज़ों को करता है, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। देखिए, ईडी का जो मुख्य कार्य वो क्या है, ईडी बनाई क्यों गई है? ईडी बेसिकली एक भ्रष्टाचार रोधी, एक भ्रष्टाचार जांच एजेंसी है जो कि सभी प्रकार की जांच करती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि यह उसी करप्शंस की जांच करेगी जिनकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 1 करोड़ प्लस हो। 1 करोड़ से ज़्यादा धन के जो करप्शंस के मामले हैं उस पर यह जांच करेगी। ईडी इन दोनों संस्थाओं से अपनी शक्ति प्राप्त करेगी, लेकिन यह जो 1 मई 1956 को ईडी हुआ, यह अगले ही साल 1957 में इसका नाम पूर्ण रूप से ईडी पड़ा। हालांकि यह पहले एफआरए था, ठीक है। यह बाद में 1956 में पूर्ण रूप से ईडी इसे नाम दिया गया। ईडी आज के डेट में उन सभी प्रकार के गबन की जांच करती है जिनमें आय से अधिक संपत्ति हो, देश में खरीदी गई ऐसी संपत्ति जो कि धन शोधन के मामले से संबंधित हो, या विदेशों में ऐसी संपत्ति खरीदी गई जो कि भारत के रुपयों से खरीदी गई हो, जो कि काला धन हो सकती है, उससे संबंधित कोई धन हो सकता है जिससे कि वहाँ पर संपत्ति खरीदी गई हो। इसका मतलब है कि जहाँ भी विदेश का नाम आया, मतलब ये है कि ईडी देश के भीतर के साथ साथ देश के बाहर, मतलब विदेशों में भी जांच कर सकती है।
मतलब इसका वर्क स्ट्रक्चर भारत में ही सीमित नहीं है, यह भारत के बाहर भी उतनी ही शक्ति से काम कर सकती है जितना कि भारत में करती है। अगर मान लीजिए अभी देखिए बंगाल में इसका एग्जाम्पल देखने को मिला, पार्थ चटर्जी एक नाम है, जिनकी आय जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है और उन्होंने बाहर के देशों में अपनी संपत्ति अर्जित करी है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उस पैसों का हिसाब दे पाने में सक्षम नहीं है, ऐसी संपत्ति पर भी वो जांच करेगी। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि इसको किसी प्रकार का एक एप्लीकेशन मिले। एप्लीकेशन कहाँ से मिलती है ईडी को? जो राज्यों के या केंद्र के जो सूचना शिकायत विभाग हैं, वहाँ से ईडी को इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना मिलती है और उस पर जो है कि तब ईडी अपने कार्रवाई शुरू करती है। देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने बताया कि फेरा और फेमा ये एक्ट ईडी को शक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही यह ईडी को सूचना शिकायत विभाग से मिलती है। तो क्या ईडी अपने आप से इसके लिए कोई चीज़ शुरू कर सकती कार्रवाई? नहीं, जब तक, इसका मतलब यह है कि एक भारतीय संविधान का एक लीगल टर्म है सुमोटो। इसका अर्थ होता है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान मतलब यह है कि ईडी स्वतः संज्ञान से, अगर ईडी की आइडिया में ऐसा है कि इस व्यक्ति ने या इस फर्म ने कोई घोटाला कर रखा है, कोई भ्रष्टाचार कर रखा है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है, तो भी ईडी स्वतः संज्ञान से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। द फर्स्ट एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन द रीजनल पुलिस स्टेशन इफ that particular police station is going to be in investigation. Then if that particular police station is find that the matter of crossing 1 crore of limit, then that particular police station will transfer this case to the ED। मतलब ये है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ से ज़्यादा के गबन के मामले का संज्ञान आता है तो उसकी जांच प्रथम दृष्टया करेगी उस पुलिस स्टेशन की पुलिस या जांच एजेंसी। और इस जांच एजेंसी में अगर उस पुलिस स्टेशन ने ये पाया कि यह मामला 1 करोड़ से ऊपर का है तो वो इस केस को ट्रांसफ़र कर देगी ईडी को, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ईडी की शुरुआत ही वहीं से होगी जहाँ 1 करोड़ से प्लस का मामला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भूमिका शुरू होगी ईडी की। देखिए 2-3 चीज़ें और हैं, उसमें आपको देखना ज़रूरी है कि 1957 में तो ईडी बन गया, ठीक है, और साथ ही इसके जो है कि 1974 में सरकार ने एक नया एक्ट लाया। दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज PMLA। PMLA एक्ट क्या कहता है? PMLA एक्ट कहता है कि जो देश की संपत्ति है उसमें ईडी काम कर रही है, लेकिन जैसे ही PMLA एक्ट का नाम आया इसका मतलब है कि यह विदेशों में एक्टिव हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग देश में हो या विदेश में हो, ज़्यादातर PMLA एक्ट के तहत जितने केसेस की सुनवाई होती है वो ज़्यादातर बिहेवियरल रूप में विदेशों में होती है। हालांकि इनकी संख्या देशों में भी हो सकती है, देश के अंदर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी PMLA एक्ट आया है वहाँ पे संपत्ति विदेशों में जो है उनकी जांच की जाती है कि क्या यह सही तरीके से अर्न किए हुए धन से संपत्ति की गई है, अर्जित की गई है, या किसी दूसरे तरीके से। अगर दूसरे तरीके से है तो सीधी सी बात है कि PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जहाँ PMLA एक्ट आया, ठीक है, और फेरा हो या फेमा एक्ट हो, इन दोनों एक्ट की तरफ और इस एक PMLA एक्ट की तरफ, इन दोनों एक्ट्स में जहां भी कार्रवाई होगी यह कार्रवाई होगी आपके सिविल कोर्ट्स में। ध्यान रखिएगा, ये आवश्यक है।
फेरा और फेमा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई होगी आपके सिविल कोर्ट्स में। जैसे ही FPMLA एक्ट का नाम आएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाम आएगा, जिसकी जो कार्रवाई होगी वो होगी क्रिमिनल कोर्ट्स में। इसका मतलब समझिए, फेमा या फेरा एक्ट के तहत जब कार्रवाई होगी तो ऐसा माना जाएगा कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी दोष को सिद्ध करने में या आरोप तय करने में अभी बहस की आवश्यकता है, क्या ऐसा कृत्य किया गया है या नहीं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही PMLA एक्ट की बात आएगी उसमें ऐसा माना जाएगा, ऐसा एक प्रीजुडिस सा हो जाता है कि हाँ ऐसी कृत्य की जा चुकी है, अब सिर्फ उस पर सुनवाई होनी बाकी है। सीधा सा मतलब है कि क्रिमिनल कोर्ट में मामला चला गया है, इसका मतलब है कि केस गंभीर है। ये दो चीज़ें आपको हो गई। देखिए, फेरा और फेमा सिविल कोर्ट में सुने जाएंगे इसके संबंधित केस, और जैसे ही PMLA एक्ट की बात आएगी ये सुनी जाएगी आपकी क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, देखिए ED जो है उन सभी प्रकार की जांच करेगी जो कि आपके धन शोधन संबंधित हो या गबन से संबंधित हो या आय से अधिक मामले में ज़्यादा संबंध, आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित हो, ऐसे मामलों की जांच करेगी आपकी ED। और इस जांच करने के लिए कोई सेंट्रल एक एजेंसी चाहिए जो कि ED है, लेकिन किसी एक जगह, भारत बड़ा राज्य है, बड़ा राज्यों का संघ है, एक जगह होने से प्रॉब्लम आ सकती है कि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती, इसलिए इसके 5 ऑफिस बनाए गए हैं जिसको रीजनल ऑफिस कहा जाता है। 5 ऑफिस कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, ED के 5 रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ और मुंबई। ये 5 इसके रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं ताकि इसकी पहुंच संपूर्ण भारत में उतनी ही हो जितनी कि दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में हो या बाकी जगहों पे हो। ऐसे ऑफिसेस को बनाने का मतलब यही है कि सभी पे सामान्य रूप से और एक समान रूप से यह कानून लागू हो सके, कहीं भी कोई भी दोषी बच के ना जा सके। ठीक है, ये बात इसकी हो गई। और दूसरी चीज़, अब आप देखिए कि जो ED के डायरेक्टर होते हैं या ED की जो संरचना है वो कैसी होती है। ED, इनका कार्यकाल क्या है? देखिए ED जो है ना, पहली बात तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेगा। टेन्योर क्या होगा इनका? इनका जो कार्यकाल है वो क्या होगा? देखिए जिनका जो कार्यकाल है वो फिक्स्ड जो होगा वो होगा 2 इयर्स। ये मैं बोल रहा हूं, इनका फिक्स्ड कार्यकाल जो है वो है इनका 2 साल। 2 वर्ष के लिए ये फिक्स्ड कार्यकाल पे आएंगे, लेकिन इन्हें एनुअली जो है कि 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मतलब ये है कि इनका जो फिक्स कार्यकाल है वो है 2 साल का, लेकिन राष्ट्रपति अगर इनके कार्य से संतुष्ट हैं तो इन्हें 1-1 साल का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह जो टेन्योर आपका 1 साल का बढ़ रहा है वो कभी भी 3 टेन्योर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा इस पोस्ट पर नहीं रह सकता। 2 साल फिक्स्ड है इनका कार्यकाल। अगर कार्यकाल से संतुष्ट हैं राष्ट्रपति भारत के तो वो इन्हें 1 वर्ष का एक्सटेंशन दे सकते हैं, फिर संतुष्ट हुए फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं। ऐसे करके जो एक्सटेंशन ऑफ एनुअल है वो 3 बार दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। मतलब अधिक से अधिक ED अपने पद पर कार्य कर सकता है 5 वर्ष तक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई देखते हुए कुछ आंकड़े जारी किए और कुछ सेंटेंसेस बताए। उस सेंटेंसेस में क्या बताया उन्होंने कि जो रेट ऑफ कन्विक्शन है, रेट ऑफ कन्विक्शन मतलब ED ने जितने लोगों पर केसेस दर्ज किए हैं उन लोगों पर केस दर्ज करने के बाद कितने लोग इससे छूट के बाहर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, इसके बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2005 से लेके 2014 तक जितने भी केस आए उनमें जो कन्विक्शन रेट थी वो थी 0। एक व्यक्ति भी इससे छूट के बाहर नहीं गया। और
साथ ही एक और चीज़ दिया इन्होंने कि 2014-15 साथ ही 2021 और 22 ये रिसेंट की संख्या है। 2021-22 और 2014-15 से लेके 21-22 तक की जो कुल रेट ऑफ कन्विक्शंस आए वो भी लगभग बहुत कम थे। मतलब इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो कुल बताया कि 888 केसेस कुल आए ईडी के पास, जिनमें रेट ऑफ कन्विक्शन कुल जो था वो था 23 का मतलब है कि अभी इन पर विचार किया जा रहा है कि क्या इन्हें बरी कर दिया जाए या नहीं, या इनमें से कुछ बाहर भी हो गए। मतलब कुल 888 में से 23 व्यक्तियों को छोड़ने पर चर्चा है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस समय सबसे डरे हुए व्यक्ति होंगे भारत के, वो होंगे मनीष सिसोदिया जी। अब आप देख लीजिए रेट ऑफ कन्विक्शंस क्या है। अगर यह एक्ट पारित हो गया, अगर यह एक्ट पर, इस एक्ट के द्वारा उन पर कार्रवाई होती है, तो आप समझिए कि उनको छूटने में कितना समय लग जाएगा, किसी भी व्यक्ति को इससे बाहर जाने में कितना समय लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें भारत का सबसे सशंकित और आशंकित व्यक्ति होगा वो दिल्ली का शिक्षा मंत्री होंगे।